Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? This is our 9th day plan for chemistry HSSE part 1. All those students who are going to appear in their board exams for 2026 and onward, मैं important long questions आपके लिए लेकर आया हूं. Long questions के combination आपके पास हैं. पार्ट 1 की केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 प्लस 5, 8 प्लस 9, 12 प्लस 13, 3 प्लस 7 और 11 प्लस 14. अब ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन के कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं. मेरा 85 मार्क्स का लेक्चर यानी 100% इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ योर मार्क्स पर मैंने एक लेक्चर शेयर किया था कि किस तरह आप स्कीम को सामने रखकर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं. मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूं. आप उस स्कीम को जरूर सुनिएगा ताकि आपको पता चले. मैंने वहां पर आपसे गुजारिश की थी 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करने होते हैं, जो कि टोटल आपको 24 नंबर देते हैं, 24 मार्क्स. एक लॉन्ग क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं. तो अब 3 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आपने करने हैं. चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी सिक्योरिटी की खातिर रिस्क से बचने के लिए तैयार कर सकते हैं. लेकिन 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आसान कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बताए थे, उनमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 प्लस चैप्टर नंबर 5 में से था, जबकि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 प्लस चैप्टर नंबर 9 में से था. और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने डिसाइड किया था वो चैप्टर नंबर 12 प्लस चैप्टर नंबर 13 में से था. जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यकीनन उनके यहां इस तरह से कोई स्कीम अवेलेबल नहीं होती कि किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग आएंगे या कितने शॉर्ट आएंगे. सो फेडरल बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को जरूर तैयार करें, लेकिन बाकी चैप्टर्स को भी बहरहाल तैयार करें, क्योंकि उनके यहां ऐसी कोई स्कीम दस्तयाब नहीं. हमारा पहला कॉम्बिनेशन आज के दिन में डे 9 में हम पहला कॉम्बिनेशन पूरा करेंगे और दूसरा कॉम्बिनेशन हाफ करेंगे. पहले कॉम्बिनेशन में 2 चैप्टर्स हम तैयार करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 पंजाब बोर्ड. जबकि दूसरे कॉम्बिनेशन का आधा हिस्सा हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 प्लस चैप्टर नंबर 9 कॉम्बिनेशन है, और हम आज के दिन सिर्फ चैप्टर नंबर 8 तैयार करेंगे. जबकि कल यानी लास्ट 10th डे जो होगा हमारा, उसमें हम चैप्टर नंबर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस, 12 के लॉन्ग क्वेश्चंस और 13 के लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करेंगे. तो सबसे पहले आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 2 प्लस 5 के कॉम्बिनेशन से, और उसमें भी सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस. पहली बात ध्यान में रखें, इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पंजाब बोर्ड में आ सकते हैं, खास तौर पर सबसे पहला टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स. आपको क्वेश्चन आ सकता है हाउ टू इन्वेस्टिगेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी को इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं. तो 2 रास्ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता करने के लिए. पहला रास्ता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट. नंबर 2 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल से समझा चुका हूं. लिंक मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. इस लिंक पर क्लिक करें और इन दोनों टॉपिक्स को आप तैयार कर लें. आपने इन टॉपिक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी की डिटेल नहीं लिखनी. जाहिर है एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, 26 दिसंबर 2025 को मैंने अपलोड किया अपने चैनल पर. अब ये टॉपिक आपने तैयार नहीं करना इस क्वेश्चन में कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है. फेडरल के स्टूडेंट्स तैयार करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक जो 26 दिसंबर को अपलोड हुआ. पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक तैयार करेंगे
और ये टॉपिक दो हिस्सों में मैंने अपलोड किया है। एक ए पार्ट जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट्स, और एक बी पार्ट जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एक 5 जनवरी 2026 को अपलोड हुआ और दूसरा 6 जनवरी 2026 को अपलोड हुआ। दोनों का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूं, जस्ट क्लिक करें, मेरा लेक्चर सुने और आसानी से अपने दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करें अप टू मार्क। सिर्फ आपके ज्यादा से ज्यादा 40-45 मिनट लगेंगे और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके तैयार हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस क्वांटम नंबर्स टू एक्सप्रेस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। इस पर भी 4 क्वांटम नंबर्स थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों क्वांटम नंबर्स पर 7 जनवरी 2026 को मैं अपना लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। मैं लिंक शेयर कर देता हूं, आप उसको क्लिक करें और इस लेक्चर में चले जाएं। मैक्सिमम 30-32 मिनट आपके लगेंगे सुनने में और चारों क्वांटम नंबर्स आपके इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है, मैंने 20 जनवरी को अपलोड किया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। ये एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, मैं दोबारा बोल देता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन देयर शेल्स, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के पेपर में आएगा। 20 जनवरी को ये लेक्चर मैंने अपलोड किया था, इसका भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूं। आपने इस लिंक को क्लिक करना है और इस लेक्चर को सुन लेना है। ज्यादा से ज्यादा इसमें आपके 20 से 25 मिनट लगेंगे, ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसमें बाकी टॉपिक्स वैसे ही एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं, यानी पंजाब बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक वो टॉपिक्स हमारे एग्जाम्स में हमसे नहीं पूछे जाएंगे। फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स में, एनुअल बोर्ड एग्जाम्स में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए आपने उन क्वेश्चंस को टच नहीं करना। 4 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। एक, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे पता चलता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे पता चलता है। क्वांटम नंबर्स किस तरह इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिसाइड करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स। इन चारों के लिंक मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, काइंडली इनको क्लिक करें और इन 4 टॉपिक्स को तैयार करें। इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड के पेपर्स में एफएससी पार्ट 1 के इस कॉम्बिनेशन में इन चारों में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन अल्लाह के हुक्म से लाजमी आए। तो ये चैप्टर नंबर 2 का हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हुई। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा चैप्टर नंबर 2 के साथ चैप्टर नंबर 5 पंजाब बोर्ड, और इसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स को हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, डिराइव आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम गैस लॉस। आइडियल गैस इक्वेशन को जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, और हम इन लॉज की मदद से, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ की मदद से हम जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। मसलन बॉयल्स लॉ में आपने सबसे पहले लिखना है मैथमेटिकल रिलेशनशिप, volume of given mass of gas is inversely proportional to applied pressure provided that temperature is kept constant. According to Charles' law, volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature provided that applied pressure is kept constant. According to Avogadro's law, equal volume of all the gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. This is Charles' law. अब आप तीनों लॉज को जब कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है, और वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी
डायरेक्ट है। इसका मतलब आप जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि वॉल्यूम अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा आर, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आप इस प्रेशर को डिनोमिनेटर से उठाकर इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, इक्वेशन को रीअरेंज करें, इट विल बिकम PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 मोल कंसीडर करते हैं, n की वैल्यू 1 मोल आ जाएगी, PV इज इक्वल टू RT, R इज इक्वल टू PV ओवर T। अगर गैस की पहली कंडीशन में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, तो बाय चेंजिंग द कंडीशन नेक्स्ट प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं, देन P1 V1 ओवर T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि आप इसी से डेंसिटी कैसे डिराइव करेंगे। तो आपने अभी इक्वेशन पढ़ी, PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल कहते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आप मोलर मैस को यहां से उठाएं, उधर ले लें वॉल्यूम वाली जगह पर, और वॉल्यूम को मोलर मैस की जगह पर ले आए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, PM इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू RT। मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, सो डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। इस तरह आप डिराइव कर सकते हैं। अगली बात सुनिए, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, डिस्कस इन डिटेल लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये 2 सवाल आपको आ सकते हैं। पहली बात, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मैंने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में शेयर किया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में यही टॉपिक रिपीट हुआ हुआ, वहां पर मैंने इस टॉपिक को काफी डिटेल से शेयर किया है। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर देता हूं, आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे और वो लेक्चर आपके पास आ जाएगा, उसको सुन लीजिएगा। इसमें आपने करना क्या है, इस टॉपिक में, इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले आपने डिफाइन करना है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉज्ड between instantaneous dipole and induced dipole is called London dispersion force। पहली बात तो आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपने इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजाहत करनी, फिर आपने इंड्यूस्ड डाइपोल की वजाहत करनी, फिर आपने फैक्टर्स को डिस्कस करना है। मेन फैक्टर्स जिनको आपने डिस्कस करना है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास और साइज। और इसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी डे वाइज प्लान में जब चैप्टर नंबर 5 की बारी आई थी, तो मैंने वहां पर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से रिलेटेड तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दिया था। आपने अगर वो लेक्चर मेरा सुना हुआ है, तो आपके ये दोनों फैक्टर्स उन शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों फैक्टर्स दर हकीकत शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं। तो दोनों फैक्टर्स को जब आपने लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इनसे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो दोनों फैक्टर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह सूटेबल एग्जांपल्स देंगे, जैसे फ्लोरीन गैस है, आयोडीन सॉलिड है, रीजन क्या है, पहला फैक्टर। जैसे हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट कम है, जीनॉन का ज्यादा है, रीजन क्या है, पहला फैक्टर। जैसे मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है और हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, रीजन क्या है, एटॉमिसिटी। मतलब आप मुख्तलिफ फैक्टर्स को मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ कोरिलेट करके अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अपना लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। लाजमी है कि जो लेक्चर्स मैं पहले शेयर कर चुका हूं उसके लिंक पर क्लिक करें और उस टॉपिक को 30 से 35 मिनट में समझ लें। जो ही वो लेक्चर आप सुनेंगे, आपके जहन में उनके आंसर्स बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं आप किताब के लिहाज से लफज बलफज चीजों को पेपर में जाकर लिखें, लेकिन जो बात अपने अल्फाज में लिखें
वो वही हो जो किताब वाले ने बयान किए। ऐसा ना हो कि आप जो लिख रहे हैं किताब वाले ने वैसा कुछ बोला ही नहीं या कॉन्सेप्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। आप डायग्राम ना बनाएं बोर्ड के पेपर में, तो दिस विल क्रिएट ए सिचुएशन के बोर्ड का एग्जामिनर या पेपर मार्कर आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले, खुदा ना खास्ता। हम आगे चलते हैं, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और देन सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अर्ज किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक में डिटेल से मौजूद है, उसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, उसको क्लिक करें और उसको तसल्ली से सुने। तकरीबन 30 मिनट का टॉपिक है और उस 30 मिनट के टॉपिक में आपके 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जैसा कि व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें, मैंने किया हुआ वहां पे डिटेल से, जस्ट आपने सुनना है, आपके जहन में खाका बनेगा उसको। हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी एक्सप्लेन इन वाटर, अमोनिया एंड HF, इस पर भी मैंने डिटेल से बात की है, वहां स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे उनके अंदर डेवलप होती है और उसकी वजह से इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स पर कैसे फर्क पड़ता है। How difference of boiling point of different compounds can be explained by hydrogen bonding। आपको यूं भी क्वेश्चन ये वाला आ सकता है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, इस पर भी मैंने अपने लेक्चर में पूरा फोकस करके एग्जांपल्स के साथ रिस्पॉन्स किया। डिस्कस इनॉर्मस बिहेवियर ऑफ आइस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप यूं भी समझ लें, डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ आइस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके ऊपर भी मैंने बात की है, डिटेल से स्ट्रक्चर बना के दिखाया। और सिर्फ यही नहीं, जब इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आए थे तो उन शॉर्ट क्वेश्चंस में डे 4 या 5 के प्लान में मैंने डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आंसर दिए कि क्यों किसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से ज्यादा है। What is the influence of hydrogen bonding on the properties of water, इस पर भी डिटेल से बात की है। तो जस्ट आपने उस लिंक को क्लिक करना है और वो सारी चीजें इन मुमकिना सवालात की सूरत में आपको जवाबात उनके वहां पर मिल जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा आ सकता है डिफाइन सरफेस टेंशन, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सबसे पहले आपने सरफेस टेंशन को डिफाइन करना है, आपने ये डायग्राम जनरेट करनी। इनवर्ड पुल exerted perpendicular to the surface of liquid due to intermolecular force। एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपको नजर आएंगे। अगर आप इंटीरियर के लिक्विड मॉलिक्यूल्स को देखें जो सबसे अंदर है, जैसे इस मॉलिक्यूल को देखिए जो सेंटर में मौजूद है, इसको दाईं तरफ वाला मॉलिक्यूल दाईं तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, बाईं तरफ वाला बाईं तरफ लगा रहा है। इसका मतलब दाईं और बाईं लगने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जब आप सरफेस के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो सरफेस के मॉलिक्यूल को दाएं खींचने वाली फोर्स और बाएं खींचने वाली फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल जरूर करती है, लेकिन एक मॉलिक्यूल इसे नीचे की तरफ खींच रहा है, ये आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, यानी एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। इसको काउंटर करने के लिए कोई अपवर्ड फोर्स आपको नजर नहीं आ रही, जिसके नतीजे में एक इनवर्ड पुल लगेगा। मॉलिक्यूल की जो स्किन बनती है वो डाउनवर्ड खींची जाएगी। दिस डाउनवर्ड पुल on the surface molecules is called surface tension। याद रखें ये surface tension मॉलिक्यूल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करती है, लिक्विड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। जैसे हम कहते हैं कि लिक्विड कोशिश ये करते हैं कि वो स्फेरिकल फॉर्म में अपने ड्रॉपलेट्स बनाए, या उनका सरफेस एरिया कम से कम हो, या उनकी वेटिंग एबिलिटी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज सरफेस टेंशन से कनेक्टेड है। अब अगला पोर्शन आपने लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन।
दो फैक्टर्स आपने बयान करने हैं। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो दूर दूर जाएंगे। जितना वो दूर दूर जाएंगे उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगी। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही डाउनवर्ड पुल ज्यादा लगेगा और सरफेस टेंशन भी उतनी ज्यादा होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है हमारा दैट इज विस्कोसिटी और दूसरा टॉपिक हम विस्कोसिटी के बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारे पास है डिफाइन विस्कोसिटी, डिफरेंट डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन, यानी मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो। लिक्विड फ्लो करते हैं, जैसे मैं पानी को फेंक दूं, जैसे मैं हनी को फ्लो करवाऊं तो पानी तेजी के साथ फ्लो करके आगे जाएगा और हनी के लिए फ्लो करना मुश्किल होगा क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हैं और रेजिस्टेंस टू फ्लो कम है, वो तेजी से फ्लो करेगा। जबकि हनी के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और मॉलिक्यूल्स के लिए फ्लो करना डिफिकल्ट है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये देखिए, अगर आप किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स को देखें तो जो सबसे अंदर वाली लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब हैं और आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कोहेसिव फोर्सेस पैदा करती हैं जो कि कमजोर होती हैं। जो सबसे बाहर वाला मॉलिक्यूल है दीवार के साथ, वो दीवार के साथ एडहेसिव फोर्सेस पैदा करके बैठे हुए। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ एडहेसिव फोर्सेस पैदा करेंगे तो उनके लिए फ्लो करना डिफिकल्ट होगा। दैट डिफिकल्टी इन फ्लो इज कॉल्ड रेजिस्टेंस या विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। जितने दूर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस कम होगी और विस्कोसिटी में कमी है। नंबर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी मजबूत होंगी मॉलिक्यूल्स उतने करीब होंगे। जितने करीब होंगे एक दूसरे को रोकेंगे, रेजिस्ट करेंगे, हिंडर करेंगे मोशन में, लिहाजा विस्कोसिटी में इजाफा होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि हनी की विस्कोसिटी पानी से ज्यादा है, पानी की विस्कोसिटी पेट्रोल से ज्यादा है, जो कि पेट्रोल में सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हनी में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतनी ही विस्कोसिटी कम ज्यादा होती जाएगी और जितना टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा उतनी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आ जाता है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ इट वेरीज विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर भी एक मुफस्सल लेक्चर में शेयर कर चुका हूं। बहरहाल मैं यहां पर आपको पूरा हिंट दे देता हूं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को आपने डिफाइन करना है पेपर में। एक टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती हैं और मॉलिक्यूल्स एस्केप करके वेपर्स बनाते हैं। उसके नतीजे में लिक्विड का वेपर प्रेशर जनरेट होता है। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं वेपर प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाता है। एक वक्त आता है जब उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। तो पहले आपने डेफिनेशन लिख ली और फिर आपने ये जो गुफ्तगू मैंने 1 मिनट में की है इसको एक पैराग्राफ में आपने लिखना है इन्वर्टेड कोमास के अंदर।
फिर आपने ये ग्राफ बनाना। ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लिखना है सेल्सियस में, और वाई एक्सिस पर आपने वेपर प्रेशर लिखना है टॉर में। इसका यूनिट जरूर मेंशन करना है। अब आप गौर करें, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूं, आपने एरो लगाना है प्रॉपर। वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आपने एरो लगाना है अपवर्ड। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उतना वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। डाई इथाइल ईथर का 0 सेल्सियस पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, एथानॉल का वेपर प्रेशर कम है, और वाटर का वेपर प्रेशर उससे भी कम है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते गए, तीनों का वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ये कर्व आपको नजर आया, आपने सीधी लाइन नहीं ड्रा करनी, कर्व बनाने। एक वक्त आएगा, एक टेम्परेचर आएगा जब डाई इथाइल ईथर का कर्व यानी वेपर प्रेशर में आने वाला इजाफा बढ़ते 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 इस लाइन को टच करेगा। ये लाइन बाउंड्री लाइन है जो दर हकीकत एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जो ही ये कर्व इस लाइन को टच करेगा तो तय होगा, मतलब ये होगा इसका कि डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह एथानॉल का कर्व भी बढ़ते 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 एक वक्त आया इस स्ट्रेट लाइन को टच करता है। दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एथानॉल। इसी तरह वाटर का कर्व भी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहां जाकर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर जाता है। दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट लिक्विड्स अगर एक ही मुकाम पर लिए जाएं और उनको हीट किया जाए तो सबका वेपर प्रेशर जो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, लिक्विड विल बिकम बॉयल। तो बॉइलिंग की समझ आ गई। फिर आपने एग्जांपल देनी है कि जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कम हो जाता है। इसको आपने प्रॉपर लिखना है कि अगर 1489 टार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट 120 सेल्सियस होगा। अगर 760 टार एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 700 टार होगा तो बॉइलिंग पॉइंट 98 सेल्सियस होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 323 टार होगा तो बॉइलिंग पॉइंट 69 सेल्सियस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 23.7 टार होगा तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 25 सेल्सियस होगा। आखिर में आपने दो पैराग्राफ छोटे छोटे और लिखने। एक आपने मेंशन करना है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर। आपने बताना है कि प्रेशर कुकर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते, लिहाजा वहां बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बढ़ जाता है और कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। दूसरा आपने पैराग्राफ लिखना है व्हाई ग्लाइसरीन इज बॉइल्ड या हाउ ग्लाइसरीन इज बॉइल्ड विदाउट डीकंपोजिशन। हम जब ग्लाइसरीन को बॉयल करते हैं वो 290 सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली उसी टेम्परेचर पर वो डीकंपोज हो जाता है। हम चाहते हैं वो डीकंपोज ना हो, जस्ट बॉयल हो। तो हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करके 50 टार तक ले आते हैं। जो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होकर 50 टार तक आता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लाइसरीन भी कम होकर 290 सेल्सियस की बजाय 210 सेल्सियस हो जाता है। 290 सेल्सियस पर वो बॉयल भी कर रहा था, डीकंपोज भी। जब बॉइलिंग पॉइंट कम होकर 210 सेल्सियस पर आ गया, अब वो 210 सेल्सियस पर बॉयल कर रहा है लेकिन डीकंपोज नहीं कर रहा। इस तरह हम बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक को एलेबोरेट कर सकते हैं। अब मैं सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर करता हूं। इस तरह ये चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स हमारे कंक्लूड हो जाएंगे जो पंजाब बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स। प्लीज दो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी चैप्टर में से बोर्ड के पेपर में पहले भी आ चुके हैं। जब ये ओल्ड बुक थी तब भी ये दो टॉपिक लाजमी बोर्ड के पेपर में आते रहे, और अब चूंकि बुक चेंज हो गई है लेकिन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं हुई। इसमें सबसे ज्यादा अहम टॉपिक है व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। डिस्कस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपने सारी प्रॉपर्टीज नहीं लिखना शुरू कर देनी। कोई 4 प्रॉपर्टीज लिखेंगे पंजाब बोर्ड के लोग,
तो उनका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स 5 प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे तो उनका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्योंकि फेडरल बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन 7 या 6 नंबर का है और पंजाब बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो कंटेंट की क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए जो हमारे मार्क्स को जस्टिफाई कर सके। तो सबसे पहले तो आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को इन्वर्टेड कोमास में डिफाइन करना है। ऐसे तमाम सॉलिड्स व्हिच हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम and have 3-dimensional arrangement of particles throughout the substance। ये लफ्ज लाजमी लिखना है, throughout the substance। चूंकि amorphous solid में भी 3-dimensional arrangement होती है but up to a limited extent होती है, और crystalline में throughout the substance 3-dimensional arrangement होती है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को आपने डिफाइन करना। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेप, मार्कर से प्रॉपर टाइटल दें, बुलेट्स लगाएं लेफ्ट साइड पर। ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में आपने अमॉर्फस सॉलिड को ज़हन में रखकर क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफाइन करना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। शेप का मतलब या ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब उनके फेसेस, एंगल्स और एजेस सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। नंबर 2, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट पिन पॉइंटेड होता है, शार्प। मतलब अगर क्रिस्टलाइन NaCl है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 होगा, ना 801 से ज्यादा होगा ना कम होगा। नंबर 3, क्लीवेज प्लेन। जब आप किसी क्रिस्टल को फोर्स लगाते हैं तो उसके एटम्स जिस लेयर में, जिस अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसी लेयर में वो ब्रेक हो जाते हैं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, यानी किसी क्रिस्टल को जब हम ग्रो करवाते हैं तो उसके ग्रो करने के एक खास हैबिट होती है, खास शेप में वो ग्रो करती है। दैट इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। मतलब फर्ज करें हम NaCl की ग्रोथ करवाते हैं तो वो क्यूबिक शेप में ग्रो करेगा। अगर कंडीशन सेम रहती है तो वो हमेशा क्यूबिक शेप में ग्रो करेगा। दिस इज कॉल्ड हैबिट ऑफ NaCl। अगर हम उसमें 10% यूरिया इंप्योरिटी के तौर पर डाल देते हैं तो NaCl की ग्रोथ नीडल लाइक होगी। इसका मतलब है सिर्फ कंडीशंस चेंज करने से ग्रोथ का पैटर्न चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। देन है ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जब अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हो या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हो और हम उनको स्लोली कूल डाउन करें, यानी उनकी क्रिस्टलाइजेशन करें, तो उनके अंदर मौजूद एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स एक खास पैटर्न से अरेंज होते हैं, और ये अरेंजमेंट उस कंपाउंड के लिए, उस स्पीशी के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है। दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग ऑफ द क्रिस्टल। जैसे आपकी बुक में सोडियम सल्फेट की ग्रो करने की एक एग्जांपल दी गई है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मजीद सोडियम सल्फाइड डालकर 100 सेल्सियस पर उसको कूल डाउन किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स की क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह आप 5 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, डिफरेंशिएट हैबिट ऑफ क्रिस्टल और ग्रोइंग ऑफ क्रिस्टल। अक्सर बच्चे इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और दोनों को एक ही करके लिख देते हैं। नंबर 2, हाउ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय अमॉर्फस सॉलिड। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं आपने लाजमी, तब जाकर। अब इस चैप्टर के टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की जानिब, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 9 के साथ। चैप्टर नंबर 8 में से 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, डिस्क्राइब स्टेट ऑफ केमिकल और डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आप लेते हैं, आपने सबसे पहले लिखना है a state in a reversible chemical reaction when rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction, that is called state of dynamic or chemical equilibrium। पहले डिफाइन करें उसको, फिर आपने इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है कि इसमें रिएक्टेंट्स A मोल्स ऑफ A, B मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट करते हैं और C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D पैदा होते हैं। अच्छा, फिर आपने वजाहत करनी है, शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉरी ये नीचे प्रोडक्ट है और ऊपर रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर बहुत ज्यादा है,
और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। आस्ता आस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी क्योंकि वो बन रहे हैं। फिर रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, तो ऊपर से ग्राफ नीचे और नीचे से ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी चेंज आ रहा है। इस ग्राफ में आप देखें जहां मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, इसके बाद दोनों ग्राफ, प्रोडक्ट का ग्राफ भी और रिएक्टेंट का ग्राफ भी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। मतलब अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। ये देखिए ग्राफ बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है ग्राफ, अब कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। मैं इक्वल नहीं बोल रहा, कांस्टेंट हो गई है। दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आमतौर पर यह ख्याल भी आता है कि भाई रिएक्शन स्टॉप हो गया, तो हमने मेंशन करना है प्रॉपर कि यहां पर एक्चुअली रिएक्शन सीज नहीं हुआ, बल्कि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ रहा, या यूं कहें कि रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम आती है तो जरूरी नहीं ग्राफ इस तरह से हो, ग्राफ और भी तरह के हो सकते हैं। इसमें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है। यह भी हो सकता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और प्रोडक्ट की कम हो। यह भी हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो। तो तीनों प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसमें, डिस्कस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। 1864 में सबसे पहले गुल्डबर्ग, सी गुल्डबर्ग और पी वेज, इन दो लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक रिलेशनशिप डिराइव किया ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिटेल में स्टडी किया जा सके। अब आपने मेंशन कर दिया सबसे पहले कि किन लोगों ने ये प्रपोज किया, फिर आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक बनानी है, A moles of A react with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D in a reversible chemical reaction. Law of mass action ये कहता है कि in a reversible chemical reaction rate of forward reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactants. ये जुमला लिखने के बाद आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म बनाना, फिर प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे, इक्वल आ जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे KF कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह लॉ ऑफ मास एक्शन की एक और डेफिनेशन आपने लिखनी है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपने फिर ये वाला रिलेशनशिप लिख देना। फिर आपने बताना है कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होती है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की ये इक्वेशन, इसको पकड़े यहां लिखें। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की ये इक्वेशन, इसको पकड़े यहां लिखें। दोनों के कांस्टेंट एक तरफ ले, ये KF है, ये KR यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके KF के साथ डिवाइड हो गया, ऊपर CD नीचे AB, ये दोनों कांस्टेंट की रेशो है। इसको एक नया नाम दे देते हैं KC, यानी रेशो ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को नीचे लिखते हैं। लेकिन ये याद रखें, ये दोनों कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। फिर आपने एग्जांपल देनी है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया प्रोडक्ट है,
जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स हैं। चूंकि अमोनिया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ऊपर लिखें, कोएफिशिएंट को पावर बना दें। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो कोएफिशिएंट है 3, उसको पावर बना दें। इस तरह आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पंजाब बोर्ड के अंदर इसका, दैट इज ली-शेटलियर्स प्रिंसिपल और उसकी 4 एप्लीकेशंस। चैप्टर नंबर 8 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ली-शेटलियर्स प्रिंसिपल। सबसे पहले आप इसको डिफाइन करेंगे। इफ ए केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम and it is disturbed by some external change, the reaction will shift in such a direction so as to minimize the effect of that disturbance. पहले डेफिनेशन लिखें इन्वर्टेड कोमास में, फिर उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि जब कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है तो हम उसको किसी वजह से जब डिस्टर्ब करते हैं तो वो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर जाने की कोशिश करता है ताकि डिस्टरबेंस का इफेक्ट कम से कम हो सके। फर्ज करें आपने उसको डिस्टर्ब किया है बाय इंक्रीज इन प्रेशर, तो वो उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से प्रेशर डिक्रीज हो जाए। आपने उसको डिस्टर्ब किया है बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो वो उस तरफ जाएगा जिस तरफ जाने से वो कंसंट्रेशन में कमी आ जाए। यानी उसने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जाना है ताकि डिस्टरबेंस का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए या नलीफाई हो जाए। जीरो नहीं होता, मिनिमाइज जरूर हो जाता है। अब इसके 4 फैक्टर्स आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर आपको 2 आते हैं 2 लिखें, 4 आते हैं 4 लिखें। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो पहले आपने बताना है कंसंट्रेशन में आने वाला चेंज सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। यह केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से चेंज होता है, आम कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होता। फिर आपने वजाहत करनी है कि अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी है, दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी और दोबारा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए रिएक्शन या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज ना आए। नंबर 2, अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दी है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस चली जाएगी बैकवर्ड टुवर्ड द रिएक्टेंट ताकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज ना हो सके। फिर आपने एक इक्वेशन लिख देनी है, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड प्लस वाटर गोज टू प्रोड्यूस बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल मिल्क प्लस HCl। इसमें थोड़ा सा आप वाटर ऐड कर दें तो फॉरवर्ड जाएगा, HCl ऐड कर दें तो बैकवर्ड जाएगा। इस तरह आपने गुफ्तगू करनी। दूसरा ली-शेटलियर प्रिंसिपल का एस्पेक्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले आपने बताना है शुरू के जुमले में कि प्रेशर या वॉल्यूम को चेंज करने से सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई तब्दीली नहीं आती। फिर आपने 3 बातें बतानी है, 3 केस बना लें। ये अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है, गैसियस फेज रिएक्शन, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट होता ही तब है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट गैस हो। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल बराबर हैं, जैसे ये इक्वेशन देखें, 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन का, 2 हो गए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, जबकि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल भी 2 हैं, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल बराबर हैं। तो असूल ये है कि उस सूरत में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। नंबर 2, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम है और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, जैसे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में प्रोडक्ट के 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के 3 और 1 4 मोल है, यानी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कम और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं। इस सूरत में प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और यील्ड बढ़ेगी, और प्रेशर कम करने से बैकवर्ड जाएगा और यील्ड कम होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तीसरा पॉइंट, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम है, जैसे इक्वेशन मैंने पुटअप की है, PCl3 प्लस Cl2 2 मोल है और PCl5 का 1 मोल, यानी प्रोडक्ट के 2 मोल
और रिएक्टेंट का एक मोल है। तो इस सूरत में प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जिससे प्रोडक्ट की यील्ड कम होगी, और प्रेशर कम करने से रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी प्रोडक्ट की यील्ड में इजाफा होगा। तीसरा फैक्टर आपने ली शैटलियर्स प्रिंसिपल की रोशनी में डिस्कस करना है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। पहले आपने बताना है टेम्परेचर दोनों चीजों को बदल सकता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी। फिर आपने कहना है कि वो तमाम रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में हीट इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ सिस्टम, उन रिएक्शंस में ये पॉसिबल है कि टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन में चेंज आए। मसलन अगर आपने NaCl को पानी में डिसॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन बनाया, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 0 है, ना हीट इवॉल्व हो रही है ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे सिस्टम में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl। लेकिन अगर डेल्टा H नेगेटिव है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जैसा कि आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिसॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन बन गया, तो डेल्टा H -25 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो फिर आपने जुमला लिखना है कि तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बैकवर्ड आएंगे, और बैकवर्ड आने का मतलब सॉल्युबिलिटी में कमी है। इसका मतलब अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तीसरा फैक्टर डेल्टा H इज पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, एंथैल्पी पॉजिटिव। मसलन देखिए पोटासियम आयोडाइड सॉलिड है, पानी में डिसॉल्व किया, पोटासियम आयोडाइड एक्वस बन गया। अब इस तरह के रिएक्शन में डेल्टा H है +21.4, यानी प्लस का साइन आ। इसका मतलब ऐसे तमाम रिएक्शंस एंडोथर्मिक हैं, तो ऐसे तमाम रिएक्शंस फेवर होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो वो बैकवर्ड आ जाएंगे। तय हुआ इस तरह के रिएक्शंस में पोटासियम आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ाना चाहते हैं, यानी उसको फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम करना चाहते हैं तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के बारे में आपने बताना है, कैटालिस्ट ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पर असर अंदाज होता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर असर अंदाज होता है, बिकॉज कैटालिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली। जितना फॉरवर्ड को तेज करता है उतना ही बैकवर्ड को तेज करता है। कैटालिस्ट कभी भी यील्ड को चेंज नहीं कर सकता, एंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं कर सकता। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं कर सकता। कैटालिस्ट कभी भी डेल्टा H को चेंज नहीं कर सकता। तो फिर कैटालिस्ट करेगा क्या? कैटालिस्ट सिर्फ 3 काम करेगा। नंबर 1, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। नंबर 2, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देगा। नंबर 3, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट ओवर 2 days, यानी 9th डे प्लान ऑफ केमिस्ट्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन पंजाब बोर्ड स्पेशली। और जो 10th डे का प्लान है उसमें भी मैं इसी तरह से 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जो फेडरल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि फेडरल की बुक में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहां पर एक्सक्लूडेड है पंजाब में, वो फेडरल में एक्सक्लूडेड नहीं है। कुछ हैं ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, तो फेडरल के हाँ वैसे भी कोई स्कीम नहीं होती किस चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग आना है कौन सा शॉर्ट आना है। सो फेडरल के स्टूडेंट्स को ओवरऑल चैप्टर्स तैयार करने, लेकिन ये वाले टॉपिक्स जो मैंने अभी आपसे शेयर किए इनको लाजमी तैयार करें, पूरा फोकस करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आई विल अगेन कम टू यू, हम दोबारा लेक्चर में आपको मिलेंगे 10th डे के प्लान के साथ विद 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 9, 12 एंड 13 टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।